प्रिय भावी प्रशासकों और मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। हाजिर हूं मैं आज। महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके कि संसद द्वारा जो विधि निर्माण किया जाता है, जो उसके प्रमुख कार्यों में से प्रमुख कार्य है, उसमें गतिरोध की स्थिति अगर पैदा हो जाए विधि निर्माण में, तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यानी ज्वाइंट सिटिंग, यानी संसद की संयुक्त बैठक कब होती है, क्यों होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इस सब के बारे में विस्तार से जानिए। आर्टिकल 79 के अनुसार संसद का मतलब है राष्ट्रपति और दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। यह है आपकी संसद की संरचना। अब इसका एक प्रमुख कार्य है, एक प्रमुख कार्य संविधान के अनुसार विधि निर्माण करना। यानी पार्लियामेंट का बहुत सारे फंक्शन है इसके, सरकार का गठन भी करती है ये, उसे समर्थन देती है, उसकी जवाबदेही को तय करती है, राइट। और उसमें एक कार्य ये भी है कि विधि का निर्माण। तो विधि के निर्माण से संबंधित मामले में ही संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो आइए अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान क्यों है और वो किन परिस्थितियों में है, इन सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, इसे कहते हैं हम अधिनियमितीकरण, यानी इनेक्टमेंट ऑफ लॉ। पार्लियामेंट का कार्य है विधि का निर्माण करना, और उसका जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम अधिनियमितीकरण। अब इस अधिनियमितीकरण की जो प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले विधि निर्माण के उद्देश्य से, एक प्रस्ताव लाया जाता है सदन में। कोई भी एक सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, तो इस प्रस्ताव को हम कहते हैं विधेयक। जाहिर सी बात है कि इस विधेयक को या तो मंत्री लेकर के आएगा, या सदन का जो मंत्री नहीं है वो सदस्य भी ला सकता है। यानी अगर मंत्री लेकर के आएगा तो सरकारी विधेयक होगा, और अन्य कोई सदस्य अगर लेकर के आएगा जो मंत्री नहीं है, तो वो आपके गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। तो विधेयक लेकर के आएगा किसके अंदर? सदन के अंदर। अब ध्यान से आप समझिएगा, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है लोकसभा और राज्यसभा, ये दो सदन हो गए। तो विधेयक पहले लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और पहले राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों में से आप किसी भी सदन में विधेयक को पहले प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन यहां एक शर्त है विशेष तौर पर धन विधेयक के मामले में, कि धन विधेयक पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, वो पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। इस पर हम अलग से वीडियो बना चुके हैं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, उस पर आप जाएंगे। और जो बहुमत के प्रकार हैं उस पर भी हमने चर्चा की है। तो दोनों वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले में, तो वहां आप जाकर के देख सकते हैं उस प्रोसेस को। अब यहां पर हम लोग संयुक्त बैठक की बात कर रहे हैं, तो धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं होती है, यह बात भी हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। होगा क्या, विधेयक पहले लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है
और राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। अब ध्यान से आप समझना, यहां एक नोटेबल पॉइंट है, यहां ये विशेष बात है, नोट कर लेना इस बात को कि विधेयक, कोई भी विधेयक हो, दोनों सदनों से समरूप पारित होना चाहिए। समरूप का मतलब यह हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए ये कोई विधेयक है और इस विधेयक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 धाराएं हैं, इसके अंदर सेक्शन है, प्रारूप होता है विधेयक का। अब इस विधेयक पर लोकसभा में पहले बहस हुई, 3 वाचन से यहां गुजरता है, 3 वाचन से यहां गुजरता है, बहस हुई और बहस होने के बाद में मतदान हो गया। ठीक, मतदान होने के बाद में यानी इसने पारित कर दिया साधारण बहुमत से इस विधेयक को। अब यह विधेयक राज्यसभा में गया, या इसको उलट दीजिए कि राज्यसभा ने इस रूप में इस विधेयक को पारित कर दिया, फिर यह विधेयक किस में आया, लोकसभा में। यानी एक सदन ने विधेयक पारित कर दिया तो उसके बाद वो दूसरे सदन को भेजा जाएगा। तो अब दूसरा सदन भी उसे उसी रूप में पारित करे जिस रूप में पहले सदन ने पारित किया है, तो यह मान लिया जाएगा कि विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो क्या होगा, यानी कि इस सदन ने ये 10 सेक्शन के तहत विधेयक पारित कर दिया और जब ये दूसरे सदन में गया और उसको पता चला कि उसे ये तीसरे पॉइंट में या जो चौथा पॉइंट है इसको लेकर के राज्यसभा के सदस्यों में आपत्ति है कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। ठीक, और अगर मान लीजिए राज्यसभा ने यह संशोधन कर दिया इसमें, यानी तो अब क्या होगा कि राज्यसभा ने संशोधन के साथ विधेयक पारित कर दिया, या पहले राज्यसभा ने पारित किया और यही कार्रवाई किसने की, लोकसभा ने कार्रवाई कर दी कि तीसरे और चौथे पॉइंट को लेकर के उसने संशोधन कर दिया या और कोई संशोधन कर दिया, तो यानी संशोधन करके पारित किया। तो अब क्या होगा कि जब संशोधन करके पारित कर दिया तो इसका मतलब समरूप पारित नहीं हुआ है, यानी यह इस नियम का उल्लंघन हो गया। अब समरूपता प्राप्त करनी पड़ेगी आपको, यानी आपने संशोधन कर दिया, अब क्या होगा, वो दूसरे सदन के पास जाएगा। अब जब जिसने पहले पारित किया था, जहां पहले आरंभ हुआ था, अगर मान लीजिए राज्यसभा ने पहले पारित किया था तो दोबारा वो राज्यसभा के पास जाएगा, और अगर लोकसभा ने पारित किया था तो दोबारा लोकसभा के पास आएगा। ठीक, अब यहां पर इसके पास ऑप्शन यह है कि वो उसे उसी रूप में पारित कर दे, यानी उससे कि ठीक है भाई आपने जो संशोधन किया है वो संशोधन स्वीकार है। तो अब क्या हो गया, समरूप पारित हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे ये जो संशोधन किए एक सदन ने, और जब वो दूसरे सदन के पास आया और उसने कहा कि नहीं ये चौथा वाला संशोधन है ये तो मुझे स्वीकार है, लेकिन ये तीसरा वाला संशोधन है ये मुझे स्वीकार नहीं है, राइट, तो अब ये क्या हो गया आपका, अब यहां पर समरूपता नहीं हुई, क्योंकि इस संशोधन को लेकर के यहां पर सहमति नहीं बन रही है। तो संशोधन को लेकर के अंतिम सहमति नहीं बनी, किसको लेकर के, तीसरी वाली धारा को लेकर के दोनों सदनों के बीच, तो इसको कहेंगे हम गतिरोध। क्या कहेंगे, गतिरोध। तो जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तो अब क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है अनुच्छेद 108 के तहत। तो निचोड़ क्या निकला कि यदि संसद के दोनों सदनों से कोई विधेयक समरूप पारित नहीं होता है, समरूप पारित नहीं होता है,
तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, गतिरोध, यानी इसको क्या कहेंगे हम, डेडलॉक कहेंगे। तो संयुक्त बैठक कब होती है, डेडलॉक की स्थिति में होती है। तो ध्यान से आप समझिएगा, यानी विधेयक पारित करने के मामले में, पारित करने के मामले में यदि सदनों के बीच गतिरोध पैदा हो जाए तो इसे दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अनुच्छेद 108 के तहत, ताकि उस गतिरोध को दूर किया जा सके, उस डेडलॉक को दूर किया जा सके। अब प्रश्न यह उठता है कि गतिरोध के मापदंड क्या होंगे, डेडलॉक के मापदंड क्या होंगे। एक लाइन में आप समझिए कि विधेयक पारित करने के मामले में दोनों सदनों के बीच जब गतिरोध पैदा हो जाता है तो केवल उसी स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगर गतिरोध पैदा नहीं हुआ है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। और गतिरोध का मतलब यह है कि दोनों सदन विधेयक पारित करने के मामले में समरूपता नहीं है, यानी को आइडेंटिकल रूप में पारित करने की स्थिति में नहीं है। राइट। तो अब इसके लिए पैरामीटर भी दिए हुए हैं और आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक के लिए, संयुक्त बैठक तब बुलाई जाती है जब संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध पैदा होता है। इस गतिरोध से तात्पर्य है 1, 2, 3, 3 ऑप्शन दे देंगे वो आपको, 3 स्टेटमेंट, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, सही विकल्प उपलब्ध नहीं है। इस तरह से आपसे विकल्प दे दिया जाता है। राइट। तो अब यह जानना जरूरी है कि गतिरोध कब माना जाएगा। तो गतिरोध से तात्पर्य है अनुच्छेद 108 के अनुसार इसके कितने हैं, इसके 3 पैरामीटर दिए हैं। पहला पैरामीटर क्या है, पहला पैरामीटर यह है कि एक सदन ने विधेयक पारित कर दिया है, एक सदन ने विधेयक पारित कर दिया है और दूसरे ने अस्वीकार कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, तो क्या माना जाएगा, गतिरोध, यानी गतिरोध हो गया। यानी लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे, डेडलॉक। लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे हम, गतिरोध। एक सदन ने विधेयक को पारित कर दिया और दूसरे ने अस्वीकार कर दिया, तो यह क्या कहलाएगा, आपका गतिरोध कहलाएगा। दूसरा, अथवा, दूसरी कंडीशन क्या है कि विधेयक पर संशोधन को लेकर अंतिम सहमति नहीं बनी है। नहीं बनी है तो ये क्या कहेंगे हम, डेडलॉक हो गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका कोई विधेयक है, उसमें मान लीजिए 15 धाराएं हैं, 20 धाराएं हैं और उनमें से 2-3 धाराएं ऐसी हैं जिन पर दोनों सदनों के बीच सहमति नहीं बन पाई है संशोधन को लेकर के, यानी लोकसभा कुछ और चाह रही है और राज्यसभा कुछ और चाह रही है, तो ये को आइडेंटिकल पारित नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा आपका, फिर संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, बुलाई जा सकती है, यानी ये आपके डेडलॉक का आधार है। तीसरा क्या है, अथवा। तीसरा कि एक सदन ने विधेयक पारित कर दिया है, सदन ने विधेयक पारित कर दिया है और दूसरे सदन ने
उस विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं की है या कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, प्रतिक्रिया नहीं दी है और 6 महीने गुजर गए हैं। कितने? यानी एक सदन ने विधेयक पारित कर दिया और अब वो दूसरे सदन को भेज दिया। अब उस दूसरे सदन ने क्या किया कि 6 महीने गुजर गए और उसने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, तो इसे क्या माना जाएगा? गतिरोध। अब जरा ये 3 पैरामीटर, ये तो टेक्निकल बात हो गई, अब इसको नॉन टेक्निकल तरीके से समझिए। गतिरोध का मतलब क्या हुआ? एक सदन ने विधेयक पारित कर दिया और दूसरे सदन ने कहा कि नहीं, हमें ये पसंद नहीं है, रिजेक्ट, अस्वीकार, गतिरोध। अंतिम सहमति नहीं बनी तो गतिरोध। और एक स्थिति क्या पैदा हो सकती है जो अनुच्छेद 108 के अनुसार, कि विधेयक पारित हो गया, दूसरे सदन ने विधेयक को देखा और उसने कहा कि यार इस पर क्या चर्चा करनी, इसमें तो बहुत सारे लोचा हैं, राइट भाई, ये सारी बातें हैं, तो छोड़िए, पड़े रहने दीजिए इसको। और 6 महीने गुजर गए, उसने कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसका मतलब क्या हुआ? गतिरोध हुआ। तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी भाई, कानून का निर्माण होना है, व्यवस्था बनानी है आपको। तो इसके लिए फिर संविधान में अनुच्छेद 108 में यह कहा गया है कि अगर इन 3 स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति पैदा होती है, यानी इन 3 स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति पैदा होती है, तो इसे क्या कहा जाएगा? गतिरोध कहा जाएगा। और इस गतिरोध को दूर करने के लिए अनुच्छेद 108 के तहत ही राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएंगे। संयुक्त बैठक के बुलाए जाने का अधिकार दिया गया है किसको? राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाने के लिए अधिकृत किया गया है कि भाई दोनों जने बैठ जाइए और बैठ करके जहां आपके बीच असहमति बनी है, यानी जहां आपके बीच मतभेद पैदा हुए हैं, जरा उन मतभेदों को अब यहां पर दूर कर लीजिए। अब राष्ट्रपति डेट डिसाइड करेंगे कि इस डेट को संयुक्त बैठक होगी, तो उस डेट को क्या होगी? आपकी संयुक्त बैठक होती है। तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है और इस संयुक्त बैठक में अब उस विधेयक को रखा जाएगा। जब उस विधेयक को रखा जाएगा, अब यहां पर चर्चा होगी, बहस होगी और बहस के बाद मतदान होगा। और यह मतदान कैसा होना चाहिए? साधारण बहुमत से। तो साधारण बहुमत से अगर यह पारित हो गया तो अब क्या माना जाएगा? विधेयक पारित हो गया। क्या हो गया? विधेयक पारित हो गया। और अब यह राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा अनुमति प्राप्त करने के लिए, और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के बाद अब यह कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। यह है आपकी संयुक्त बैठक। लेकिन अगर आप इतना ही जानकारी रखते हैं तो यह तो हो गई आपकी सामान्य जानकारी, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आईएएस एग्जामिनी या स्टेट पीएससी यानी यूपीएससी का स्टूडेंट होने के नाते, या आप किसी राज्य लोक सेवा आयोग के स्टूडेंट होने के नाते, यानी उसके एग्जामिनी होने के नाते, आपको इसमें और भी कुछ टेक्निकल बातें हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। पहली टेक्निकल बात तो यह हो गई कि संयुक्त बैठक कब बुलाई जाएगी? दोनों सदनों की के बीच जब विधि निर्माण को लेकर के गतिरोध पैदा हो जाए। गतिरोध किसे कहेंगे? तो अनुच्छेद 108 में इसे परिभाषित किया गया है। उसकी 3 परिस्थिति बताई गई हैं जो मैंने अभी आपको बताई। इनमें से कोई एक परिस्थिति पैदा होने पर उसे गतिरोध कहेंगे। इस गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है अनुच्छेद 108 के तहत।
और वो संयुक्त बैठक की घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, अब आइए, अब मान लीजिए ये गतिरोध पैदा हो गया, और गतिरोध पैदा होने के बाद ही अभी राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक के लिए घोषणा नहीं की है, ठीक है, लेकिन जैसे आज स्थिति पैदा हुई, अभी राष्ट्रपति ने घोषणा नहीं की, गतिरोध पैदा हो गया और संयुक्त बैठक की घोषणा राष्ट्रपति ने नहीं की है, तो क्या होगा? ध्यान से आप समझना, अभी घोषणा नहीं की है लेकिन उससे पहले ही लोकसभा का विघटन हो गया, तो क्या होगा? तो वो विधेयक रद्द हो जाएगा। अब दोबारा से फिर उस विधेयक पर कार्रवाई कीजिएगा, यानी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। अगर लोकसभा का विघटन हो गया तो डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा, लेकिन ध्यान रहे ये डिसॉल्यूशन यानी ये विघटन कब होना चाहिए? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी करने से पहले, यानी राष्ट्रपति द्वारा एक्शन लेने से पहले ही अगर लोकसभा का विघटन हो गया है गतिरोध की स्थिति में, तो विधेयक रद्द हो जाएगा। लेकिन अगर लोकसभा का विघटन नहीं हुआ है तो अब अगर मान लीजिए सदन सत्र में है तो दोनों सदनों को संदेश भेजेंगे राष्ट्रपति कि भाई संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी इस मामले में। और अगर सत्र में नहीं है सदन तो राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेंगे कि संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी इस विषय पर जहां गतिरोध पैदा हुआ है। तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं कितने तरीके से? 2 तरीके हैं उनके, यानी उनके पास 2 तरीके हैं, एक है संदेश भेज करके और दूसरा है अधिसूचना। संदेश तब भेजते हैं जब सदन सत्र में हो, और जब सदन सत्र में नहीं है तो लोक अधिसूचना जारी करते हैं। यह पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगली टेक्निकल बात क्या है कि राष्ट्रपति ने जब संदेश भेज दिया संयुक्त बैठक के लिए या उसने अधिसूचना जारी कर दी और उसके बाद यदि लोकसभा का विघटन होता है तो क्या होगा? तो राष्ट्रपति के एक्शन लेने के बाद, संयुक्त बैठक बुलाने के एक्शन को लेने के बाद अगर लोकसभा का विघटन हुआ है तो भी उन्हीं सदस्यों को मिलाकर के संयुक्त बैठक होगी। यह पॉइंट नोट कर लीजिएगा। यानी राष्ट्रपति के एक्शन लेने से पहले लोकसभा का विघटन हुआ, विधेयक रद्द हो गया। राष्ट्रपति ने एक्शन ले लिया संयुक्त बैठक बुलाने के लिए, इसका मतलब अब भले ही लोकसभा का विघटन हो जाए लेकिन उस तारीख पर जो उन्होंने डिसाइड की है उस पर संयुक्त बैठक होगी उन्हीं लोकसभा के सदस्यों को लेकर के, और उसमें साधारण बहुमत से विधेयक को पारित किया जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब जरा आगे आइए, अगला टेक्निकल पेज क्या है यहां कि जब संयुक्त बैठक होगी तो देखिए लोकसभा के सदन की कार्रवाई को कौन चलाते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के सदन की कार्रवाई को कौन चलाते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। लेकिन जब दोनों की संयुक्त बैठक होगी तो अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो अनुच्छेद 107 में स्पष्ट कर दिया गया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? आपके लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अब ध्यान से आप समझिएगा, यहां पर अनुच्छेद 108 में यह नियम दिया हुआ है कि भाई 107 और 108 दोनों को मिलाकर के कि भाई जब संयुक्त बैठक होगी तो संयुक्त बैठक के नियमों का निर्धारण, भाई राज्यसभा की कार्रवाई होती है राज्यसभा की नियमावली के अनुसार, लोकसभा की कार्रवाई होती है लोकसभा की नियमावली के अनुसार। लेकिन अभी तो ये दोनों बिठा दिए। जब ये दोनों बिठा दिए तो इनकी अब जो यहां पर कार्रवाई होगी वो किस नियम के तहत होगी? यानी इनके लिए अलग नियम है या ये लोकसभा की कार्रवाई के नियम के अनुसार होंगे या राज्यसभा की कार्रवाई के नियम के अनुसार होंगे या उसी समय नियम डिसाइड किया जाएगा? इस तरह से भी आपसे प्रश्न किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, ध्यान से आप समझिएगा, कि संविधान कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति इनसे विचार विमर्श करके संयुक्त बैठक की कार्रवाई के नियम बनाएंगे। ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट, ये तो उसमें दिया हुआ है। लेकिन अब फैसला यह हुआ है कि जब संयुक्त बैठक होगी तो वो अब इस अधिकार का प्रयोग करते हुए फैसला क्या लिया गया है? फैसला यह लिया गया है कि जब संयुक्त बैठक होगी तो वो संयुक्त बैठक की कार्रवाई लोकसभा के नियमों के अनुसार होगी। यानी अलग से नियम नहीं बनाया गया है। संविधान में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति
नियम बनाएंगे लोकसभा और राज्यसभा के सभापति से विचार विमर्श करके। लेकिन वो नियम क्या निकल करके आया है कि संयुक्त बैठक जो होगी वो लोकसभा की कार्रवाई के नियमों के अनुसार होगी। ये पेज है इसके अंदर, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे का पेज क्या है जरा उसको भी समझिए। टेक्निकल बात कि अध्यक्षता को लेकर के, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो इसकी अध्यक्षता करेगा। अगर मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो कौन करेगा? तो क्या राज्यसभा का सभापति? तो ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक में भाग नहीं ले सकता क्योंकि वो किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, वो उपराष्ट्रपति होते हैं और वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। तो जब राज्यसभा की इंडिपेंडेंट बैठक होगी तो वहां वो सभापतित्व करेंगे, लेकिन संयुक्त बैठक में वो नहीं आएंगे। तो ये ऑप्शन क्रॉस कर देना, हटा देना कि राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक में न तो भाग लेते हैं और अध्यक्षता को तो सवाल ही नहीं उठता है जब भाग नहीं लेंगे तो वो, राइट। तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगर वो नहीं है तो फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है उस दिन तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति करेगा। और अगर मान लीजिए उपसभापति भी अनुपस्थित है तो कौन करेगा? कौन डिसाइड करे? यानी फिर कौन, यानी ये तीनों के तीनों लोग नदारद हैं तो अब उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? यह भी आपसे प्रश्न किया गया है। तो यहां यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसी स्थिति में अब वहां पर जो उपस्थित सदस्य हैं दोनों सदनों के, वो तय करेंगे कि अध्यक्षता कौन करेगा और वो तय कर देंगे, वही उस दिन उसकी अध्यक्षता करेगा। यह पॉइंट हो गया। अब आइए एक और बात है यहां कि जब विधेयक पर बहस होगी, ठीक है, तो अब भाई चर्चा तो होनी है, तो चर्चा क्या है? पूरे विधेयक पर नहीं होगी, बल्कि जो बहस होनी है वो गतिरोध वाले बिंदुओं को लेकर के होनी है। यानी गतिरोध कहां कहां पैदा हुआ था? गतिरोध की 3 बातें बताई गई थी कि एक ने स्वीकार की, एक ने पारित किया था, दूसरे ने अस्वीकार किया था। तो यह बताना पड़ेगा ना भाई कि आपने किस वजह से अस्वीकार किया है। तो केवल उसी वजह पर आप संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक। या जो अंतिम सहमति नहीं बनी थी जिसको लेकर के, केवल उसी को लेकर के संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। या जिस वजह से आपने 6 महीने तक कार्रवाई नहीं की तो वो वजह बताओगे ना। जैसे अभी परिवार में भी होता है कि बच्चे ने एकदम कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। भाई क्यों नहीं खाएगा? बस नहीं खाना है, भूख नहीं है। नहीं बेटा भूख तो है, खाना खाओ। तो बोले नहीं। अच्छा बताओ वजह क्या है, क्यों खाना नहीं खा रहे हो, किस बात पर रूठे हुए हो? तो बोलते हैं कि भाई मुझे क्या चाहिए, टैबलेट चाहिए। तो इसी तरह से जब दूसरे सदन ने उसको 6 महीने तक कार्रवाई ही नहीं की तो क्यों नहीं की, तो वो वजह बताएगा ना। उस वजह पर ही यहां पर संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी संयुक्त बैठक में विधेयक पर कोई नया संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। संशोधन केवल उसी भाग से संबंधित प्रस्तुत किया जाएगा जिसकी वजह से गतिरोध पैदा हुआ था। यह भी आप यहां पर नोट कर लीजिएगा। एक और नोटेबल पॉइंट है यहां कि धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। क्यों नहीं बुलाई जा सकती? क्योंकि धन विधेयक के मामले में विशेष अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास है। यानी वहां पर केवल 14 दिन वो डिले कर सकती है राज्यसभा, राइट। केवल डिले करने का राइट है। तो जब गतिरोध ही नहीं है तो संयुक्त बैठक बुलाई क्यों जाएगी? तो धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, राइट, क्योंकि वो लोकसभा जिस रूप में चाहेगी उस रूप में पारित करा ले जाएगी। अब आ जाइए संविधान संशोधन विधेयक को लेकर के। अगर संविधान संशोधन विधेयक की बात करेंगे तो उस पर भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। क्यों नहीं बुलाई जा सकती? क्योंकि अनुच्छेद 368 कहता है कि दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी अगर अलग अलग विशेष बहुमत से पारित नहीं होता है को आइडेंटिकल, तो वो विधेयक रद्द हो जाएगा। यानी वो संविधान संशोधन विधेयक रद्द हो जाएगा, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, ठीक। इसी प्रकार से अगर 352 को आप लगा रहे हैं और उसके लिए आपने प्रस्ताव रखा लोकसभा राज्यसभा को में, राइट, तो इस तरह की स्थितियों में भी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो संयुक्त बैठक कहां बुलाई जाती है? साधारण विधेयक के मामले में। और ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको यहां बताया है
कि साधारण बहुमत से पारित करना है, तो इसका मतलब लोकसभा, अब यहां भी यह प्रश्न बनता है कि लोकसभा के पास राज्यसभा से दोगुने से अधिक सदस्य हैं, इसलिए संयुक्त बैठक में वो उस गतिरोध के मामले में अपने मन मुताबिक संशोधन करके विधेयक को पारित करवाने में समर्थ हो जाती है। तो यहां पर भी लोकसभा क्या हो जाती है, प्रभावी हो जाती है विधि निर्माण को लेकर के संयुक्त बैठक में। तो यह भी एक पॉइंट आता है, प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया जाता है। तो यह है आपके संयुक्त बैठक से लेकर के विषय वस्तु, जिस पर आपके सामने विवेचन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जिस तरह से प्रश्न किया जाए उस तरह से उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की आप स्थिति में होंगे। आप कागज कलम लेकर के पॉइंट को नोट करते जाइएगा, और जहां कहीं भी आपको असुविधा होती है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं। आपको निश्चित तौर पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा समयबद्ध तरीके से। तो यह था संयुक्त बैठक को लेकर के आज की विषय वस्तु पर एक संपूर्ण विवेचन। आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। आज यहीं पर आपसे विदा लेता हूं, और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और यथाशीघ्र एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो, ये शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।